वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस। हम लोग बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके आगे कंजर्वेशन हमें पढ़ना है। कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, किस वजह से कंजर्वेशन करते हैं, किस तरीके से कंजर्वेशन करते हैं, ये सारे आप देखेंगे। वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के क्यों करना है हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के तीन मेन कारण हैं। पहला है नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, थर्ड एथिकल रीज़न। नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब कि जो हमें डायरेक्ट यूज़ मिलता है प्लांट से, वो सारे नैरो यूजेस में आ जाते हैं। जैसे कि प्लांट से हमें डायरेक्ट यूज़ क्या मिलता है, ये सभी लोगों को पता है। जैसे फूड है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस, टिम्बर, पेपर मिल रहा है हमें, बहुत सारे यूज़ हैं। कॉटन है, मेडिसिनल यूज़ है। अराउंड 25% से ज़्यादा मेडिसिन्स जो हैं वो हमें प्लांट सोर्स से ही मिलती हैं। इसके अलावा बहुत से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के जो हैं, जैसे टैनिन्स, डाइज, रेजिन्स, इसका भी इंडस्ट्रियल यूज़ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ है। ये सारे आ जाएंगे नैरो यूजेस में या नैरोली यूटिलिटेरियन में। सेकंड आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मीन्स कि जो इनडायरेक्ट यूज़ हम प्लांट्स का करते हैं वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है। इनडायरेक्ट यूज़ में सबसे मेजर यूज़ हम जो करते हैं या अर्थ करती है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमें सबसे ज़्यादा यूज़ है। उसके अलावा बहुत से यूजेस हैं। नेचर को प्रोपागेट करने के लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी हमें इंसेक्ट्स को ही प्रिजर्व करना ज़रूरी है जो कि पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं। इंसेक्ट्स या एनिमल्स, बर्ड्स जो भी पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं। पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो प्लांट्स आगे ग्रो नहीं करेंगे और उनकी स्पीशीज़ वहीं पे एक्सटेंट हो जाएगी। प्लस इसके साथ फ्लड और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए भी प्लांट्स और फॉरेस्ट इनका मेजर रोल है। इसके साथ ही एस्थेटिक प्लेजर, ये भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएगा। एस्थेटिक प्लेजर जो हमें हैप्पीनेस नेचर को देख के मिलती है वो शायद कहीं और नहीं मिलती है, ये है एस्थेटिक प्लेजर। एथिकल, थर्ड है एथिकल। एथिकल इश्यूज, जब हम इसको नेचर को आस्था के साथ जोड़ के या पूजा के साथ जोड़ के इसको समझते हैं, ये आ जाते हैं एथिकल यूजेस में। जैसे कि दार्शनिक रूप से भी हम ये मानते हैं कि हर एक स्पीशीज़ की अपनी कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जिसका लाभ या जिसकी मदद जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य को ही उसका लाभ हो रहा हो। वो इनडायरेक्ट रूप से नेचर के मदद से मनुष्य को ही मदद मिलती है उसकी। और ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है साथ साथ कि जैसा हमें नेचर मिला है, जैसे ही हमें स्पीशीज़ मिली हैं, जैसा हमें नेचर मिला है, वो हम आगे की जनरेशन्स को, फ्यूचर जनरेशन्स को पास करें। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। अब इसके बाद आता है कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व मेनली दो तरीक़ों से किया जाता है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मीन्स कि ऑन साइट कंजर्वेशन, जिस जगह पर इकोसिस्टम है उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट करना, ये आता है इन सीटू कंजर्वेशन में। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आएगा? ऑफ साइट कंजर्वेशन। प्लांट्स और एनिमल्स को एक दूसरे एनवायरनमेंट में ले जा करके, नेचुरल हैबिटेट से हटा के
एक दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाकर प्रोटेक्ट करना, ये आएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन में। ये करते क्यों हैं? मेनली एक्स सिटू कंजर्वेशन अब किया जाता है ऐसी स्पीशीज़ के लिए जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। तो फॉरेस्ट में अगर कोई उनका प्रीडेटर है और ऐसी स्पीशीज़ जो बहुत कम हैं, बहुत कम संख्या में हैं, और उनका कोई प्रीडेटर उस फॉरेस्ट में है, तो वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो उस स्थिति में एक्स सिटू कंजर्वेशन यूज़फुल है। लेकिन हम अपने शौक़ के लिए और भी जो है एक्स सिटू प्रिजर्वेशन करते हैं। पहले हम देखेंगे इन सिटू कंजर्वेशन में। इन सिटू कंजर्वेशन में पहला है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में 3 हैं: नेचुरल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक्स सिटू प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन हम करते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क्स में, बोटानिकल गार्डन्स में, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स हम एक साथ रखते हैं। सीक्रेट प्लांट जैसे तुलसी है, बैनियन है, नीम है, ये सारे हम पूजा की दृष्टिकोण से अपने घर में रखते हैं और एक इस जाने अनजाने में हम उनको कंजर्व भी कर रहे हैं। सीड बैंक, सीड्स ही आगे चल के प्रोपागेट करेंगे तो प्लांट्स बनेंगे। तो सीड बैंक में डिफरेंट, जैसे एक अगर हम एक मैंगो की प्लांट की बात करें, तो अगर मैंगो रिसर्च सेंटर है कोई, तो वहाँ पर मैंगो की बहुत सारी सैकड़ों वैरायटीज़ के सीड्स रखे होंगे और वो उनको प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रीजन्स में जहाँ पर ये अच्छा ग्रो करें। जैसा वहाँ की मिट्टी होगी, जैसा वहाँ पे क्लाइमेट होगा, उस हिसाब से वो वहाँ पे उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सीड बैंक भी कंजर्वेशन का माध्यम है। क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स वेरी लो टेम्परेचर पे जब हम कंजर्व करते हैं किसी चीज़ को, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। वेरी लो टेम्परेचर कैसे प्रोवाइड किया जाता है? वेरी लो टेम्परेचर हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रोवाइड करते हैं। मेनली ये टेम्परेचर इतना लो होता है, ये लगभग होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लो टेम्परेचर पर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। इस क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ सीड कंजर्वेशन में भी करते हैं, गैमीट्स कंजर्वेशन में, ओवा कल्चर में या स्पर्म कल्चर में, मेल गैमीट कंजर्वेशन में, प्लांट्स में या एनिमल्स में, दोनों केसेस में किया जाता है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ होता है, जहाँ पर स्पर्म्स को स्पर्म बैंक में वेरी लो टेम्परेचर पर कंजर्व करते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ यहाँ पर भी है, नेचर में कंजर्वेशन में भी है, प्लस इसके बाद प्लांट कल्चर और एनिमल कल्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। पहले हम देखते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में फर्स्ट हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स कौन से रीजन होते हैं? हॉटस्पॉट्स वे रीजन होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स की, अर्थ पे वो रीजन जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो रीजन्स कहलाते हैं हॉटस्पॉट। यहाँ पर एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म मतलब कि यहाँ पर ऐसी स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाई जाएंगी, तो इनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ये एंडेमिज्म है, मतलब वहीं पर वो पाई जा रही हैं। अगर किसी एरिया में है, किसी कॉन्टिनेंट के किसी एरिया में है, तो वो वहीं पर पाई जाएंगी, वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाएंगी। ये होते हैं हॉटस्पॉट्स। हाई डिग्री ऑफ थ्रेट भी होता है, क्योंकि ये एंडेमिज्म है, यहाँ वहाँ पे वो स्पीशीज़ केवल वहीं पर पाई जाएंगी, इसलिए अगर वहाँ से वो ख़त्म हो गई तो वो धरती पर और कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसमें हाई डिग्री ऑफ थ्रेट है। ऐसे कितने हॉटस्पॉट्स हैं? पहले 25 हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन अब 34 हॉटस्पॉट्स को मार्क किया गया है, जो कि टोटल लैंड के एरिया का 2% से भी कम है। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स रीजन्स हैं। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका भी आता है इसमें,
हॉटस्पॉट रीजन है, श्रीलंका भी, इंडो बर्मन एरिया है और हिमालय, ये 3 मेजर हॉटस्पॉट्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बायोडाइवर्सिटी देखें तो हिमालयन रीजन में मिलती है। इसका मैप आप देखिए, हिमालयन रीजन को रेड से मार्क किया गया है, पर्पल कलर को वेस्टर्न घाट्स को पर्पल कलर से मार्क किया गया है, और इंडो बर्मन रीजन को इसको मेरून कलर से मार्क किया गया है। तो ये रीजन्स हैं जहाँ पर इंडिया में हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में है? हिमालयन रीजन में। ज़्यादा का मतलब कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत मिलेगी, स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। हॉटस्पॉट्स के बाद इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नेशनल पार्क इंडिया में 90 है। नेशनल पार्क में ये याद रखने वाली बात है कि नेशनल पार्क में ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, कल्टीवेशन अलाउड नहीं है, कोई भी हैबिटेट का मैनिपुलेशन, आप वहाँ पे पेड़ पौधे काट नहीं सकते हो, कुछ ग्रो नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कैटल्स को ले आके ग्रेजिंग अगर आसपास के विलेजर्स नहीं करा सकते हैं, तो वहाँ पर एकदम प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। नेशनल पार्क्स में कितने हैं? 90 हैं इंडिया में, इसको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट नेशनल पार्क वर्ल्ड में कौन सा था? येलोस्टोन। फर्स्ट नेशनल पार्क वर्ल्ड में था येलोस्टोन। कहाँ पे है? यूएसए में। इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि प्रेजेंट है उत्तराखंड में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है 448। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नेशनल पार्क में ग्रेजिंग, हैबिटेट मैनिपुलेशन, कल्टीवेशन कुछ भी अलाउड नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ग्रेजिंग, हैबिटेट मैनिपुलेशन, थोड़ा सा आप क्रॉप भी ग्रो कर सकते हो, वहाँ की टहनियाँ भी काट सकते हो और उसको एज अ फ्यूल वहाँ के विलेजर्स यूज़ करते हैं। लेकिन कब तक? जब तक कि वहाँ के नेचर को वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है, वहाँ के वाइल्ड लाइफ को कोई दिक्कत उससे नहीं हो रही है, उस हद तक अलाउड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इंटरवेंशन कुछ हद तक अलाउड है। बायोस्फीयर रिजर्व ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइबल पीपल इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होते हैं। ट्राइबल पीपल मतलब आदिवासी लोग जो होते हैं वहाँ पर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था बाय यूनेस्को, मैन एंड बायोस्फीयर। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर द्वारा ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व के एरियाज़ को देखें तो नीचे एक पिक्चर दी हुई है, उसको देखिए। सबसे अंदर, सबसे सेंटर में कोर जोन होता है, उसके बाद बफर जोन, और सबसे बाहर मैनिपुलेशन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन वो जोन होते हैं जो जंगली जानवरों की नेटिव जगह होती है, यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं होती। ये कोर जोन है जो जंगली जानवरों का है। दूसरा है बफर जोन, ये फॉरेस्ट विभाग के कंट्रोल में रहता है, और यहाँ पर रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स आते हैं जो कि जंगली जानवरों के लाइफस्टाइल के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में रिसर्च करते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं बफर जोन में। सबसे बाहर ये है मैनिपुलेशन जोन में आदिवासी रहते हैं। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट मार्क किया गया है, यहाँ पे आदिवासी रहते हैं, और इन आदिवासियों को, इन ट्राइबल्स को ये पता होता है कि जंगली जानवरों के साथ कैसे डील करना है, उनके निकलने का क्या वक्त है, उनके घूमने का क्या वक्त है। तो ये मैनिपुलेशन जोन है, यहाँ पर ये अपनी खेती वेती भी करते हैं। तो इस तरह के ये जोन्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। चलिए नेक्स्ट, सेक्रेड
सीक्रेट ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ आस्था के साथ इसको जोड़ा गया है, सीक्रेट ग्रुप्स बनाए गए हैं, इनकी एस्थेटिक वैल्यूज़ भी हैं और इसलिए इनको कहते भी हैं आइलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट। आइलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट मतलब कि प्रिस्टीन मतलब कि उसको ओरिजिनल कंडीशन में रखना, ओरिजिनल कंडीशन में मतलब अनस्पॉइल्ड वे में फॉरेस्ट को रखना, ये आते हैं सीक्रेट ग्रूव्स में। आइलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट भी कहते हैं इनको। इंडिया में कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। खासी जयंतिया हिल्स जो मेघालय में है, अरावली राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स अभी आपको मैप में दिखाया भी गया है कर्नाटक और महाराष्ट्र में, सरगुजा चंदा बस्तर ये हैं मध्य प्रदेश में। कुछ सीक्रेट लेक्स हैं, कुछ आस्था से जुड़ी हुई लेक्स हैं, जैसे पुष्कर लेक राजस्थान में है, कीचियो पत्री लेक ये सिक्किम में है। सीक्रेट प्लांट्स जिसको हम प्रिजर्व करते रहते हैं जैसे कि तुलसी है, ओसीमम सैंक्टम, बैनियन और रुद्राक्ष और भी बहुत सारे सीक्रेट प्लांट्स हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन मेजर्स, कुछ लॉज बनाए गए, कुछ एक्ट्स बनाए गए, बहुत से कन्वेंशंस हुए जिससे कि हम और ये लोगों को रियलाइज़ हुआ कि कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ रियो डी जेनेरियो में इन 1992, द अर्थ समिट, जो इसका टाइटल था द अर्थ समिट, और इसमें एडवाइज़ किया गया कि हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जिससे कि हम इसका यूज़ फर्दर बहुत सारे सालों तक कर सकें। जिससे कि कैसे कर सकते हैं, बाय द सस्टेनेबल यूज़। सस्टेनेबल यूज़ मीन्स कि उतना ही यूज़ करना है जिससे कि वाइल्ड लाइफ या नेचर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा इसी तरह का वर्ल्ड समिट हुआ था, वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हुआ 2002 में इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इसमें 190 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया और कमिटमेंट किया कि वे बायोडाइवर्सिटी के लॉस को 2010 तक बहुत कम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पॉल्यूशन बढ़ता गया और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी बिल ये आया 2002 में। तो ये कुछ डेट्स हैं और कुछ कन्वेंशंस हैं कहाँ पे हुए हैं जो आपको याद करने होंगे। ये एक लिस्ट दी हुई है इंडिया के नेशनल पार्क्स की, कहाँ पे वो प्रेजेंट है और जो एनिमल्स का मेनली ये पार्क्स इसके अलावा भी यहाँ पर जानवर रहते हैं, लेकिन मेनली इन जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए ये नेशनल पार्क्स को डिनोट किया गया। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है टाइगर और एलिफेंट के लिए, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड टाइगर एंड एलिफेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, आसाम में। यहाँ पे राइनोज जो होते हैं 1 हॉर्न राइनोज हैं। बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है फॉर एलिफेंट। सुंदरबंस ये भी कई बार आया है वेस्ट बंगाल में, ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। कियोलैडियो नेशनल पार्क फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, भरतपुर में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक सॉरस एंड पेलिकन्स, कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में। गिर सेंचुरीज लायन के लिए है, इम्पॉर्टेंट है, ये गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ ये भी गुजरात में है, ये वाइल्ड एसेस के लिए है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बारहसिंघा के लिए। साइलेंट वैली केरला में लायन टेल मैकक्यूस, ये एक प्राइमेट है और इसका पिक्चर आप देखिएगा नेट पे आपको मिल जाएगा। ये मेनली इसी के लिए, इसको साइलेंट वैली क्यों कहते हैं, साइलेंट वैली इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो एक चिकाडा इंसेक्ट होता है जो जिसकी रात में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर उस इंसेक्ट की आवाज़ नहीं आती है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया साइलेंट वैली। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में टाइगर एंड लेपर्ड के लिए। मधुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में टाइगर एंड एलिफेंट के लिए। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तरांचल में है।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में फॉर मस्क डियर एंड लेपर्ड। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं। इसके अलावा कितने नेशनल पार्क्स हैं? 90 नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट का नाम इस लिस्ट में दिया गया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वंस अगेन। वीडियो को बार बार देखिए और इसको याद करिए।